हेलो फ्यूचर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। तो आज अपन सीखने जा रहे हैं कंसोलिडेशन कैसे करना है, उसकी अपन एडजस्टमेंट सीखने जा रहे हैं। तो इसमें क्या हो रहा है, क्वेश्चन में डीईएफ लिमिटेड ने 100% शेयर्स एक्वायर करे XYZ लिमिटेड के। तो इसने ऑब्वियसली बात है कंट्रोल ऑब्टेन कर लिया कौन सी, XYZ लिमिटेड का। तो अब डीईएफ लिमिटेड को XYZ लिमिटेड को कंसोलिडेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो डीईएफ लिमिटेड ने कंट्रोल ऑब्टेन कर लिया XYZ लिमिटेड का ऑन 1 अक्टूबर 2001। अब हमें बैलेंस शीट कब की दे रखी है, 31 मार्च 2002। तो मतलब हमें डेट ऑफ एक्विजिशन की बैलेंस शीट नहीं दे रखी, हमें उसकी डेट ऑफ एक्विजिशन के बाद की बैलेंस शीट दे रखी है। तो हमें 31 मार्च 2002 की बैलेंस शीट दे रखी है, वो हमारे सामने है क्या है। तो अब हमें XYZ लिमिटेड की इस बैलेंस शीट को DEF लिमिटेड में मर्ज करना है। तो अब हम कैसे मर्ज करेंगे, ऑन 31 मार्च 2002 दी समराइज बैलेंस शीट ऑफ द कू कंपनीज इज गिवन बिलो। अब हमें नीचे दे रखी है। अब हम आप समझो, अब आप समझना ध्यान से, हमें क्या करना है, इस बैलेंस शीट को मर्ज करना है। तो हम बेसिकली क्या करेंगे, हम लाइन बाय लाइन, मतलब हम क्या जर्नल एंट्री डालेंगे। आप ये समझो, आपको ये XYZ लिमिटेड की ये जो पूरी बैलेंस शीट है ना XYZ लिमिटेड की, ये आपको अपने अंदर मतलब DEF के अंदर ये बैलेंस शीट आपको मर्ज करनी है। तो आप क्या करोगे, आप बेसिकली एंट्री डालोगे क्या, ये जितने भी एसेट्स है आप बोलोगे आज से ये एसेट्स सारे मेरे हुए। तो आप बोलोगे आज से ये एसेट्स सारे मेरे हुए। तो आपने क्या किया, लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट, इन्वेस्टमेंट चलो है नहीं इसके अंदर तो हटा दो आप इसे, इन्वेंट्री अकाउंट डेबिट, ट्रेड रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट। आप बोलोगे आज से ये सारे एसेट मेरे हुए और आज से तेरी सारी लाइबिलिटी भी मेरी हुई, आज से तेरी सारी लाइबिलिटी भी मेरी हुई। तो आपने ये बोला, आपने क्या बोला, आज से तेरे सारे एसेट मेरे हुए, आज से तेरी लाइबिलिटी भी मेरी हुई, ठीक है। और आज से तेरा रिजर्व भी मेरा हुआ, आज से तेरी इक्विटी भी मेरी हुई। तो आपने ये सारी लाइनें किससे बोली, DEF ने XYZ को बोला। क्या बोला कि आज से जो जो तेरी चीज़ें हैं सारी वो मेरी हुई। तो 20 मतलब हमने ये जर्नल एंट्री डाल दी। हमारी क्या जर्नल एंट्री डली, हमारी जर्नल एंट्री डली आज से सारे तेरे एसेट मेरे हुए और आज से सारी लाइबिलिटी भी मेरी तेरी मेरी हुई। तो ये हमने बेसिकली इसे बोला, DEF ने XYZ को बोला। लेकिन अब हमने ये एंट्री तो डाल दी, ये तो बहुत सिंपल एंट्री, हमने क्या किया, सारे एसेट्स मर्ज कर दिए। अब आप समझो, इस चीज़ को मैं सिंपल शब्दों में समझाता हूँ आपको। अब आप समझो कि हम इस चीज़ को जो लैंड मतलब सारे एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज़, मतलब जो इतना अमाउंट है ना, इतना अमाउंट एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज़, हम इसे बोलते हैं नेट एसेट्स। ये हम इसे क्या बोलेंगे, नेट एसेट्स बोलेंगे। तो अगर आप देखो तो हमने क्या किया, हमने बेसिकली 38,20,000 के नेट एसेट्स एक्वायर किए। तो हमने बेसिकली इतनी बड़ी एंट्री ना डाल के हम सिंपल में क्या एंट्री डालेंगे, हम बोलेंगे नेट एसेट्स अकाउंट डेबिट। हम इसे शॉर्ट बनाते हैं, अब थोड़ा सा हमने बहुत बड़ी एंट्री बना दी ना, तो अब हम क्या करते हैं, अब इसे हम थोड़ा सा तोड़ते हैं। हम बोलेंगे नेट एसेट्स अकाउंट डेबिट। हमने कितने नेट एसेट्स एक्वायर किए, 38,20,000 के बुक वैल्यू के एसेट्स हमने एक्वायर किए। तो नेट एसेट्स अकाउंट डेबिट, नेट एसेट्स अकाउंट डेबिट to retained earnings and to share capital to other reserves। ये मेरी बेसिकली जर्नल एंट्री हुई, टू शेयर कैपिटल एंड टू अदर रिजर्व। इन सारों को मैं एक ही नाम दे देता हूँ, वो है टू इक्विटी। मैंने क्या एंट्री डाली, नेट एसेट्स अकाउंट डेबिट टू इक्विटी। अगर मैं सिंपल शब्दों में आपको समझाऊं तो इस जर्नल एंट्री का जो इफेक्ट आया वो ये आया, नेट एसेट्स अकाउंट डेबिट टू इक्विटी। ये बेसिकली मेरी जर्नल एंट्री डली। तो आपको ये माइंड में समझ आया, आपने क्या किया, जितने भी एसेट्स हैं सारे क्लब करने हैं। लेकिन ये कब करना है, ये आपको 31 मार्च 2002 को नहीं करना, ये आपको डेट ऑफ एक्विजिशन को करना है। डेट ऑफ एक्विजिशन क्या है, 1 अक्टूबर 2001। तो आपको जर्नल एंट्री क्या डालनी है, नेट एसेट्स अकाउंट डेबिट टू इक्विटी। ये आपकी जर्नल एंट्री है। फिर हम क्या करेंगे, इस इक्विटी को नॉक ऑफ कर देंगे विद इन्वेस्टमेंट। हम क्या कर लेंगे, फिर दूसरी एंट्री इक्विटी अकाउंट डेबिट। अब हम इस इक्विटी को खत्म कर देंगे और उससे किससे नॉक ऑफ करेंगे, जो मेरी स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ये जो आ रही है ना इन्वेस्टमेंट्स, इससे हम इसे नॉक ऑफ कर देंगे। तो इक्विटी अकाउंट डेबिट टू
टू क्या बोलते हैं इन्वेस्टमेंट इन XYZ लिमिटेड। तो बेसिकली ये फंडा है, ये हमारी जर्नल एंट्रीज होगी। मतलब हम क्या बोलेंगे, सबसे पहले XYZ को हम बोलेंगे आज से तेरे सारे एसेट मेरे हुए, तो मैंने अपने सारे एसेट्स उसके अंदर क्लब कर लिए, ठीक है। तो मेरी एंट्री हुई नेट एसेट्स अकाउंट डेबिट टू इक्विटी। लेकिन अब जो उसकी इक्विटी है सब्सिडरी की, वो मुझे खत्म करनी है, तो वो मैं कैसे खत्म करूंगा, इक्विटी अकाउंट डेबिट, इक्विटी को डेबिट करूंगा टू माई इन्वेस्टमेंट टू NCI, और जो अगर कुछ भी बैलेंसिंग फिगर रही जर्नल एंट्री में उसे मैं डाल दूंगा गुडविल या कैपिटल रिजर्व में, ठीक है। अभी अपन समझते हैं कि अपन के जो एक्विजिशन हुआ था वो 1 अक्टूबर 2001 को ना होके 31 मार्च 2002 को ही हुआ था। आप ऐसा समझो कि ये एक्विजिशन 31 मार्च 2002 को ही हुआ था। तो देखो आपने क्या किया, सारे एसेट उसके क्लब कर लिए, आपने सारे एसेट सब्सिडरी अपने अंदर क्लब कर लिए। लेट सपोज मैं क्वेश्चन को थोड़ा सा मॉडिफाई कर देता हूँ अभी इजी अंडरस्टैंडिंग के लिए, ठीक है। अभी हम यही वाला सॉल्व करेंगे, लेकिन पहले अभी मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ कि ये जो हुआ था एक्विजिशन, ये हुआ था मार्च 31, 2002 को ही, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, आज से जो जो XYZ के एसेट है वो सारे मेरे हो गए। तो मैंने बोला XYZ के जितने भी एसेट्स है ये सारे मेरे हो गए, ठीक है। तो बेसिकली हुआ क्या, अब आप समझो जितने भी एसेट्स थे वो सारे मेरे हो गए, और फिर मैंने जो मेरी इक्विटी उसकी हुई थी उसे मैंने ख़त्म कर दिया विद माई इन्वेस्टमेंट। तो देखो अगर आप समझ पा रहे हो, मैं आपको दिखाता हूँ एक बहुत ही सिंपल फॉर्मूला। हम क्या कर रहे हैं, अगर मान लो 31 मार्च 2002 की बैलेंस शीट है हमारे पास, तो हम क्या करेंगे, सीधा लाइन बाय लाइन जोड़ेंगे। हम बोलेंगे 15 लाख तेरे एसेट है, 18 लाख इसके एसेट है, तो टोटल बैलेंस शीट में इतना आना चाहिए, ठीक है। ये मेरा टोटल आना चाहिए, ठीक है, राइट। तो मैंने क्या किया, सिंपल लाइन बाय लाइन जोड़ दिया, सिर्फ लाइन बाय लाइन जोड़ दिया। अब हम एक कॉलम बनाएंगे जिसका नाम होगा एडजस्टमेंट। इधर हम करेंगे एडजस्टमेंट, है ना। हम क्या करेंगे, हम बोलेंगे जो इन्वेस्टमेंट थी ये जो 34 लाख की इन्वेस्टमेंट है, ये अब हमारी ख़त्म हो जाएगी, ये अब हमारी ख़त्म हो जाएगी। तो मैंने क्या किया, इस 34 लाख की इन्वेस्टमेंट को ख़त्म कर दिया, मैंने इस 34 लाख की इन्वेस्टमेंट को ख़त्म कर दिया। तो एंट्री क्या हुई, अब देखो मैंने किससे ख़त्म किया, जो मेरी सब्सिडरी का ये जो था ना इक्विटी, सब्सिडरी की टोटल इक्विटी कितनी थी मेरे पास, 38,20,000 सम टोटल ऑफ दिस, ठीक है। तो मैंने क्या किया, इसे इक्विटी से नॉक ऑफ कर दिया। तो बेसिकली क्या किया, मैंने इसे ख़त्म कर दिया, मतलब ये जो सब्सिडरी की जो इक्विटी थी उसे मैंने ख़त्म कर दिया। तो मैंने क्या एंट्री डाली, अगर आप समझ पा रहे हो, मैंने एंट्री डाली इक्विटी अकाउंट डेबिट, मैंने क्या डाली, इक्विटी अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट्स, ये मेरी जर्नल एंट्री हुई टू इन्वेस्टमेंट्स, ये मेरी बेसिकली जर्नल एंट्री हुई टू इन्वेस्टमेंट। और जो भी बैलेंसिंग फिगर बचा इस जर्नल एंट्री में, जो भी डिफरेंस बचा वो मैंने क्या किया, लेट सपोज इक्विटी मैंने डेबिट करी कितने से, लेट सपोज हमारे एग्जाम्पल में है 38,20,000 से, 38,20,000 से आपने इक्विटी डेबिट करी, और इन्वेस्टमेंट्स आपने कितने से करी, 34 लाख से, ठीक है, 34 लाख से। तो आपका जो बैलेंसिंग फिगर है वो चल जाएगा टू कैपिटल रिजर्व ना, तो ये आपका बेसिकली एड ऑन हो जाएगा। तो टू कैपिटल रिजर्व कितना जाएगा आपका, 4,20,000। तो आपने क्या किया, बेसिकली अदर इक्विटी में एक नया लाइन आइटम ऐड कर दिया जिसका नाम होगा कैपिटल रिजर्व, ठीक है, कैपिटल रिजर्व, और उसका अमाउंट होगा 4,20,000। तो अब आपके जो एडजस्टमेंट का टोटल है दैट वुड टैली, इधर भी आपने कितनी ही एडजस्टमेंट करी, इधर आपने 34 लाख की एडजस्टमेंट करी, ऊपर भी इतनी ही करी। तो बेसिकली क्या है, अगर आपको डेट ऑफ एक्विजिशन का ही डेटा दे रखा है तो आपको सिंपल लाइन बाय लाइन ऐड करना है, ठीक है, लाइन बाय लाइन ऐड करना है, और उधर से इन्वेस्टमेंट खत्म कर देनी है, और उधर से जो सब्सिडरी की शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, अदर इक्विटी जितना भी है वो खत्म कर देना है, और जो दोनों डिफरेंस आए वो या तो आपको गुडविल या कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर देना है, ठीक है। तो बेसिकली अगर मैं आपको सिंपल शब्दों में बताऊं, सबसे पहले हमारी क्या जर्नल एंट्री होगी, अगर मैं बोलूं जर्नल एंट्री से हम समझते हैं, सबसे पहले हमारी हुई, हमने ये सारे एसेट्स हमने अपने बनाए, तो हमने क्या एंट्री डाली, हमने एंट्री डाली नेट एसेट्स अकाउंट डेबिट, ठीक है, नेट एसेट्स अकाउंट डेबिट टू इक्विटी, ठीक है। हमने सबसे पहली जर्नल एंट्री ये डाली टू इक्विटी अकाउंट, ठीक है। तो अगर हम सबसे पहले बोले, अगर हम डेट ऑफ एक्विजिशन को समझते हैं, तो हमने नेट एसेट्स को क्लब किया। नेट एसेट्स का मतलब कितना हुआ, 10 माइनस क्या बोलते हैं हमारी लाइबिलिटी, तो ये बेसिकली हुआ 38,20,000। हमने इसे इक्विवेलेंट टू माना टू माई इक्विटी, तो ये मेरी बेसिकली हुआ, ये देखो ये इक्विटी। तो मैंने एंट्री डाली नेट एसेट्स अकाउंट डेबिट टू इक्विटी, फिर मैंने इस इक्विटी को ख़त्म कर दिया, तो क्या जर्नल एंट्री डाली, इक्विटी अकाउंट डेबिट, मैंने इक्विटी को डेबिट किया, और अपनी जो इन्वेस्टमेंट्स थी इन माई स्टैंड अलोन फिनेंशियल स्टेटमेंट मैंने उसके साथ ख़त्म कर दिया। तो मैंने जर्नल एंट्री
डाली इक्विटी अकाउंट डेबिट, इक्विटी अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट्स है ना, टू इन्वेस्टमेंट, और जो मेरा जो अमाउंट था स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट में वो कितना था 34 लाख, और ये जो बैलेंसिंग फिगर हुई वो मेरी चलेगी टू कैपिटल रिजर्व। ये बेसिकली मेरी जर्नल एंट्री हुई ऑन द डेट ऑफ कंसोलिडेशन। तो अगर आप समझो, पहले इक्विटी आपने क्रेडिट किया, फिर आपने डेबिट किया, तो अगर मैं बोलूँ अल्टीमेटली आपने इक्विटी का इम्पैक्ट तो खत्म कर दिया, ठीक है, तो ये आपका तो जीरो हो गया इफेक्ट, ठीक है, ये आपको समझ आया, ये आपका इफेक्ट जीरो हो गया। अब आपने क्या एंट्री डाली, अगर मैं इफेक्टिव बोलूँ आपको, आपने इफेक्टिव एंट्री क्या डाली, आपने एंट्री डाली नेट एसेट्स अकाउंट डेबिट, ये आपकी जर्नल एंट्री हुई 38,20,000 डेबिट, नेट एसेट्स अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट्स एंड टू कैपिटल रिजर्व, ये बेसिकली मेरी जर्नल एंट्री हुई। अगर आप इफेक्टिव जर्नल एंट्री समझना चाह रहे हो तो वो जर्नल एंट्री आपकी ये हुई, नेट एसेट्स अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट टू कैपिटल रिजर्व, मतलब इक्विटी पहले डेबिट हुआ फिर क्रेडिट हुआ फिर डेबिट हुआ, तो वो तो खत्म हो गया। तो आपकी जो नेट एंट्री हुई वही नेट एसेट्स अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट्स अकाउंट टू कैपिटल रिजर्व। तो आपको सिंपल सी बात है, सबसे पहले आपको क्या वर्कआउट करना है, कभी भी कंसोलिडेशन का क्वेश्चन आए तो आपको तीन चीज़ें वर्कआउट करनी है। पहला, नेट एसेट्स क्या हमने एक्वायर करे, ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन, सबसे पहला पॉइंट तो ये है, ठीक है, नेट एसेट्स हमने क्या एक्वायर करे, फिर हमने उसे इन्वेस्टमेंट के साथ खत्म करके हमें गुडविल या कैपिटल रिजर्व का अमाउंट निकालना है। अगर ये मान लो इन्वेस्टमेंट्स का अमाउंट ज़्यादा होता, मतलब हमने जो पे किया है वो ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू व्हाट वी हैव एक्वायर्ड, देन वी हैव पेड द अमाउंट फॉर द गुडविल, तो फिर हमें गुडविल डेबिट करना पड़ता, अदरवाइज ये कैपिटल रिजर्व जाता, ठीक है। कैपिटल रिजर्व को इंडियस में बार्गेन गेन ऑन परचेज ऑफ क्या बोलते हैं इन्वेस्टमेंट, उसे इस नाम से बोला जाता है। तो बेसिकली आपकी जो इफेक्टिव एंट्री होती है ऑन द डेट ऑफ कंसोलिडेशन वो होती है नेट एसेट्स अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट टू कैपिटल रिजर्व, ठीक है, नेट एसेट्स अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट टू कैपिटल रिजर्व, ये आपको समझना है, ठीक है। अब नेट एसेट्स इज ऑलवेज इक्विवेलेंट टू इक्विटी, हमेशा आप माइंड में रखना, नेट एसेट्स का मतलब क्या होता है, नेट एसेट्स इज ऑलवेज इक्विवेलेंट टू माई इक्विटी, तो अगर मैं सिंपल बोलूँ, या तो मैं इक्विटी ले लूँ या फिर मैं पूरे एसेट माइनस लाइबिलिटी ले लूँ, दोनों हमेशा बराबर होंगे। तो कंसोलिडेशन में क्या एंट्री डलती है, नेट एसेट्स अकाउंट डेबिट, जहाँ पे इंडिविजुअल एसेट की डिटेल आ जाएगी, नेट एसेट्स अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट टू कैपिटल रिजर्व या फिर गुडविल, जो भी हो, इन एनी केस, ठीक है। अब अपन चलते हैं अपने क्वेश्चन के ऊपर। अब मैं ये सारा जो डेटा है, ये मैं सारा डेटा डिलीट करके अब अपन चलते हैं अपना जो क्वेश्चन था ओरिजिनल। आपको समझ आया एक्विजिशन डेट पे क्या एंट्री डलती है, एक्विजिशन डेट पे एंट्री डलती है नेट एसेट्स अकाउंट डेबिट टू इक्विटी, फिर इक्विटी डेबिट होता है टू इन्वेस्टमेंट टू कैपिटल रिजर्व। तो इफेक्टिव एंट्री क्या डलती है, नेट एसेट्स अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट टू कैपिटल रिजर्व या फिर गुडविल, ये हमारी ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन जर्नल एंट्री डलती है। अब आप समझो DEF लिमिटेड ने एक्वायर किया ऑन March 31 ऑन अक्टूबर, ठीक है, तो हमने अक्टूबर को एक्वायर किया, अक्टूबर में हमने एक्वायर किया, अक्टूबर 2001 में हमने एक्वायर किया सब्सिडरी को, ठीक है। तो हमने क्या निकालना है, हमारा जो कैलकुलेशन होगा दैट वुड बी, हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है नेट एसेट्स निकालने हैं एज ऑन कब को निकालने हैं, 1 अक्टूबर 2001 को। ये हमारा चैलेंज है, ये हमारा फर्स्ट डिफिकल्टी है। तो नेट एसेट्स निकालने हमें ऑन 1 अक्टूबर 2001। तो अब हम कैसे निकालेंगे, ये हमारे सामने चैलेंज आ गया। अब हमें जो बैलेंसेस दे रखे हैं वो 31 मार्च 2002 के दे रखे हैं, ठीक है। अब आपको पता होगा कि कंसोलिडेशन जब करेंगे हम, अब हमें हर चीज़ की फेयर वैल्यू लेनी है, फेयर वैल्यू, ना कि बुक वैल्यू, हमें क्या लेनी है, फेयर वैल्यू लेनी है। एज पर इंड AS 103 हमें कंसोलिडेशन करते वक्त सब्सिडरी के नेट एसेट्स की फेयर वैल्यू लेनी है रादर देन बुक वैल्यू, ठीक है, रादर देन बुक वैल्यू हमें उसकी फेयर वैल्यू लेनी है, ठीक है। अब आप समझो नेट एसेट्स हमें निकालने हैं एज ऑन 1 अक्टूबर 2001, ठीक है। ये अब हमारे सामने चैलेंज है। अभी मैंने आपको बताया नेट एसेट्स इज ऑलवेज इक्विवेलेंट, नेट एसेट्स इज
ऑलवेज इक्विवेलेंट टू माई इक्विटी, ठीक है, टोटल इक्विटी, है ना। इसमें मेरा शेयर कैपिटल भी आ जाता है, टोटल इक्विटी में शेयर कैपिटल भी आ जाता है, और अदर इक्विटी भी आ जाता है, ठीक है, अदर इक्विटी भी आ जाता है। तो मुझे क्या करना है, बेसिकली नेट एसेट्स निकालने हैं एज ऑन 1 अक्टूबर 2001। ये मेरा चैलेंज है, पहला चैलेंज नंबर 1। तो अब मैंने क्या किया, नेट एसेट्स निकालने हैं। लेट सपोज अब आपको एक टेबल बनानी है यहाँ पे, अगर नेट एसेट्स निकालने हैं ना। तो अभी मैंने आपको बताया जब आपका बैलेंस शीट डेट पे, मतलब अब क्या है, हमारी बैलेंस शीट डेट डिफरेंट दे रखी है, तो हमेशा हमें क्या मानना है, नेट एसेट मतलब हमें इस वाले फॉर्मूले से चलना है, मतलब इक्विटी प्लस रिजर्व एंड सरप्लस वाले फॉर्मूले से, ठीक है। जब हमें डेट ऑफ एक्विजिशन की बैलेंस शीट ना दे रखी हो तो हमें इक्विटी प्लस रिजर्व एंड सरप्लस वाले से निकालना है, ठीक है। तो अगर देखो मैं रिजर्व एंड सरप्लस की मूवमेंट देखता हूँ, तो देखो टोटल इक्विटी क्या थी, है ना। तो अब हमें ओपनिंग से क्लोजिंग तक की रिकंसिलिएशन बनानी है। अब देखो रिटेन अर्निंग्स हमें जो दे रखी है, द रिटेन अर्निंग्स ऑफ XYZ लिमिटेड शोड अ बैलेंस ऑफ ₹3 लाख ऑन 1 अप्रैल 2001। तो देखो 1 अप्रैल 2001 से अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर और 1 अक्टूबर, मतलब 6 महीने के बाद मैंने एक्वायर कर लिया। तो 1 अप्रैल को मेरा कितना बैलेंस था रिटेन अर्निंग्स का, जो मेरा बैलेंस था वो 3 लाख रुपए था। अब देखो अब मेरा कितना बैलेंस है, मेरा अब 8,20,000 रुपए है, ठीक है। तो अगर मैं सिंपल बोलूँ तो उस दिन मेरा, अगर मान लो लेट सपोज 1 अप्रैल 2001 को मेरा कितना बैलेंस हुआ, मेरा 1 अप्रैल, देखो मैं लिख रहा हूँ 1 अप्रैल 2001, ठीक है। अभी हमने समझा नेट एसेट्स इज ऑलवेज इक्विवेलेंट टू टोटल इक्विटी, ठीक है। तो 1 अप्रैल 2001 को जो मेरी टोटल इक्विटी होगी वो कितनी होगी, देखो इक्विटी, शेयर कैपिटल और अदर रिजर्व्स में तो कोई भी चेंज नहीं है, ऐसा क्वेश्चन में दे रखा है, ठीक है। ऑल्सो अज्यूम दैट द अदर रिजर्व ऑफ बोथ द कंपनीज आर सेम एज ऑन 1 अप्रैल, मतलब जो ही 1 अप्रैल को था वही अब भी है, और इक्विटी शेयर कैपिटल में कोई चेंज हुआ नहीं है। तो हम क्या मानते हैं, एज ऑन 1 अप्रैल भी ये तो इतना ही था, प्लस क्या था, प्लस हमारे पास 3 लाख का रिटेन अर्निंग्स था। तो जो मेरी टोटल इक्विटी थी दैट वाज 33 लाख, ठीक है। अब हमने क्या किया, प्रॉफिट कमाया, प्रॉफिट फॉर हाफ ईयर मतलब हमने, अब देखो अब हमने क्या करना है, हमने 1 अप्रैल 2008 से 1 अप्रैल 2001 से लेके मुझे कब तक का प्रॉफिट क्लब करना है, मुझे 1 अक्टूबर 2001, क्योंकि मुझे यहाँ तक के नेट एसेट्स निकालने हैं। तो मैंने क्या किया, बेसिकली प्रॉफिट प्लस कर दिया, ठीक है। तो मेरी देखो अगर आप समझ पा रहे हो, ओपनिंग इक्विटी ये मेरी बेसिकली होगी ओपनिंग, ठीक है, ओपनिंग, ये मेरा ओपनिंग हो गया, ये मेरा प्रॉफिट है। प्रॉफिट कितना कमाया मैंने, अब आपको ये वर्कआउट करना है, ठीक है। अब आप आगे पढ़ो क्वेश्चन में, रिटेन अर्निंग्स कितनी दे रखी है, इतनी दे रखी है, ठीक है। अब आप देखो ध्यान से, रिटेन अर्निंग शोड अ क्रेडिट बैलेंस ऑफ ₹3 लाख, आउट ऑफ विच अ डिविडेंड ऑफ 10% वॉज पेड ऑन 1 नवंबर। 1 नवंबर का मतलब क्या हुआ, एक्विजिशन डेट होने के बाद में, क्योंकि एक्विजिशन डेट क्या थी हमारी 1 अक्टूबर, ठीक है। तो हमने 1 नवंबर को क्या किया, डिविडेंड पे आउट कर दिया। तो अब अगर आप देखो एनालिसिस ऑफ, ये हमारा क्या है, प्रॉफिट का हम एनालिसिस कर रहे हैं, ठीक है। तो हमने 33 लाख का हमारा ओपनिंग था, उसमें से हमने प्रॉफिट कमाया 6 महीने का। फिर हमने नवंबर में हमने क्या किया, नवंबर में हमने डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट किया। डिविडेंड कितना % डिस्ट्रीब्यूट किया, 10% डिस्ट्रीब्यूट किया। तो ये इक्विटी है, इसका 10%, मतलब हमने 2 लाख रुपए डिविडेंड बांटा। तो हमारा ये डिविडेंड जो है वो कम हो गया होगा, मतलब टोटल इक्विटी में से क्या एंट्री डली होगी इसकी आप अगर आप एंट्री सोचो, अगर आप माइंड में सोचो इसकी क्या एंट्री होगी, इसकी एंट्री होगी इक्विटी अकाउंट डेबिट, है ना, इक्विटी अकाउंट डेबिट। आपने इक्विटी को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया टू बैंक अकाउंट, ये आपकी जर्नल एंट्री डली होगी जब आपने डिविडेंड दिया, इक्विटी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ठीक है। अगर आप देखो अब आपने नवंबर में डिविडेंड दे दिया जी, ठीक है, ये भी आपको क्लियर हो गया। अब आपने बोला अब मैंने प्रॉफिट अगले हाफ ईयर का और कमाया, मैंने प्रॉफिट और कमाया फॉर दी हाफ ईयर, कब से कब तक का, 8 अक्टूबर 2001 से मैंने प्रॉफिट कब तक का कमाया, मैंने प्रॉफिट कमाया 31 मार्च 2002 तक का, मैंने 31 मार्च 2002 तक का प्रॉफिट और कमाया, ठीक है। तो मैंने ओपनिंग प्रॉफिट 6 महीने का,
फिर मैंने डिविडेंड बांट दिया अगले नवंबर में, फिर मैंने प्रॉफिट और कमा लिया, ठीक है। और इस हिसाब से जो मेरी अब जो क्लोजिंग इक्विटी आ रही है मेरी फिनेंशियल्स में, वो कितनी आ रही है, वो मेरी आ रही है टोटल 38,20,000। अब मेरी एज पर फिनेंशियल स्टेटमेंट है, ये क्लोजिंग इक्विटी है, दिस इज माई क्लोजिंग इक्विटी, ये मेरी एज पर फिनेंशियल स्टेटमेंट्स आ रही है। तो अगर आप समझ पा रहे हो तो मैंने टोटल प्रॉफिट कितना कमाया होगा, मैंने टोटल प्रॉफिट कमाया होगा, अगर आप देखो 33 लाख में से मैंने 2 लाख रुपए तो बांट दिए, ठीक है। तो इसका मतलब मेरा जो बैलेंस बचा होगा वो सिर्फ 31 लाख बचा होगा इक्विटी का, ठीक है। तो अगर आप देखो मैंने 33 लाख में से 2 लाख बांट दिए तो 31 लाख है, लेकिन मेरे पास क्लोजिंग में तब भी 38,20,000 इक्विटी बची है। तो इसका मतलब मैंने 7,20,000 प्रॉफिट कमाया है। इसका मतलब क्या हुआ, मैंने 7,20,000 प्रॉफिट कमाया है। तो इस 7,20,000 को ये पूरे साल का प्रॉफिट है। तो अब मैंने इसे 6 महीने में बांट दिया, तो इस हर 6 महीने में मैंने कितना प्रॉफिट कमाया होगा, 3,60,000 रुपये। तो अगर आप समझ पा रहे हो ये बेसिकली क्या है, ये आपने 3,60,000 रुपये पहले इस वाले में कमाए और अगले वाले में आपने 3,60,000 रुपये कमाए, ठीक है। अब आपको जो नेट एसेट्स का बैलेंस लेना है वो कब का लेना है, आपको इस डेट का नेट एसेट्स का बैलेंस लेना है, आपको इस डेट का नेट एसेट्स का बैलेंस लेना है। अब आप समझ पा रहे हो, तो आपको ये वाला बैलेंस नेट एसेट्स का बैलेंस लेना है 36,60,000 रुपए, ठीक है। अब आपने बोला अब मैं क्या जर्नल एंट्री डालूंगा, नेट एसेट्स अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट्स टू कैपिटल रिजर्व या फिर गुडविल, ये आपकी जर्नल एंट्री डलेगी। लेकिन अभी आप रुको, अभी हमने क्या बोला, हमें हर चीज़ को फेयर वैल्यू करना है, हमें हर चीज़ को फेयर वैल्यू पे करना है। तो ये जो चीज़ें आ रही है ये सारी क्या आ रही है, बुक वैल्यू पे आ रही है। ये जो 36,60,000 है दिस इज ऑन अकाउंट ऑफ बुक वैल्यू, ठीक है, दिस इज ऑन अकाउंट ऑफ बुक वैल्यू। अब आप ही समझो इन सब चीज़ों का इफेक्ट मेरे फिनेंशियल स्टेटमेंट्स में दे रखा है, क्योंकि मेरी जो क्लोजिंग इक्विटी आ रही है वो 38,20,000 आ रही है। तो देखो अगर आप समझ पा रहे हो तो इन एंट्रीज का इफेक्ट मेरा फिनेंशियल स्टेटमेंट्स में जा रखा है। जैसे लेट सपोज मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मैं इसके मतलब ये समझाना चाह रहा हूँ, मतलब इसका मतलब ये है कि XYZ लिमिटेड जो ये दूसरा जिसे हमने एक्वायर किया ना XYZ लिमिटेड, इसके बुक्स में ये वाली एंट्रियाँ डली हुई है। अगर आप देखो ओपनिंग की क्या एंट्री होगी, नेट एसेट्स अकाउंट डेबिट टू इक्विटी, ठीक है, ये एंट्री डली हुई है 33 लाख से। ये किसके बुक्स में डली हुई है, ये XYZ लिमिटेड की बुक्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। फिर जब हमने प्रॉफिट कमाया तो हमने ये 3,60,000 की और एंट्री डाल दी थी, राइट, ये भी हमारी डली हुई है, ये भी हमारी डली हुई है किसके बुक्स में, XYZ लिमिटेड। फिर जब डिविडेंड दिया तो ये भी एंट्री किसकी बुक्स में डली हुई है, ये डली हुई है हमारी क्या बोलते हैं, ये हमारी बुक्स में डली हुई है किसकी, XYZ लिमिटेड के बुक्स में ये एंट्रीज डली हुई है। फिर हमने ये वाली मतलब सारी एंट्रीज ना XYZ लिमिटेड के बुक्स में डली हुई है। लेकिन अब हमें कंसोलिडेशन करना है, कंसोलिडेशन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, नेट एसेट्स हमें यहाँ के उठाने पड़ेंगे, ठीक है। तो अगर आप समझ पा रहे हो ये वाली एंट्रीज ऑलरेडी डली हुई है इन द बुक्स ऑफ XYZ लिमिटेड। तो ये बेसिकली मेरी 4 एंट्रीज है जो कि जिनका इफेक्ट XYZ लिमिटेड के क्लोजिंग बैलेंसेज में दे रखा है, ठीक है, ये आपको समझ आया। तो प्रॉफिट की क्या एंट्री होती है, प्रॉफिट से हमारे एसेट्स बढ़ जाते हैं और इक्विटी बढ़ जाती है, तो एंट्री होती है एसेट्स अकाउंट डेबिट टू इक्विटी, ठीक है। अब आप चलो एक एक एडजस्टमेंट के ऊपर। सबसे पहले क्या बोला, सबसे पहले बोला फेयर वैल्यू ऑफ द प्लांट एंड मशीनरी ऑन 1 अक्टूबर 2001 वॉज ₹20 लाख। अच्छा जी, अब हमें बोल रखा है 1 अक्टूबर 2001 को प्लांट एंड मशीनरी की जो फेयर वैल्यू है वो 20 लाख रुपए है। अभी मैंने आपको बताया कंसोलिडेशन में हमें सारे एसेट्स को फेयर वैल्यू करना पड़ता है, सारे एसेट्स को फेयर वैल्यू करना पड़ता है, राइट। तो और अब हमें बोल रखा है द रेट ऑफ डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी इज 10%। अब आप समझो प्लांट एंड मशीनरी का अपन लेजर अकाउंट बनाते हैं, प्लांट एंड मशीनरी का अगर अपन लेजर अकाउंट बनाते हैं तो लेट सपोज पर्टिकुलर्स, ठीक है, अमाउंट, ठीक है, पर्टिकुलर्स अमाउंट। तो ये लेट सपोज मेरा ओपनिंग बैलेंस जो था टू ब्रॉट डाउन बैलेंस, ठीक है, ये मुझे पता नहीं है अभी, है ना। और लेकिन मुझे कैरेट डाउन जो बैलेंस है वो मुझे पता है कि मेरे पास 13,50,000 रुपये का क्लोजिंग में प्लांट एंड मशीनरी था। अब मुझे पता है कि मेरा जो डेप्रिसिएशन लगा होगा वो 10% लगा होगा वो ऑफ ओपनिंग, ठीक है। तो जो मेरा डेप्रिसिएशन है, डेप्रिसिएशन वो कितना लगा होगा, इसका
जो ओपनिंग है उसका कितना लगा हुआ 10%, उसका 10%, ठीक है। तो अगर मैं सिंपल शब्दों में बोलूँ, इसका मेरा 10% मेरा डेप्रिसिएशन लगा। तो ऑब्वियस सी बात है, ये जो बैलेंस है दिस इज इक्विवेलेंट टू 90%, दिस इज इक्विवेलेंट टू 90%। तो अगर आप समझ पा रहे हो तो बेसिकली जो मेरा एसेट रहा होगा ना वो 15 लाख का होगा। तो 15 लाख पे अगर आप समझ पा रहे हो तो 15 लाख का एसेट था, 15 लाख का मेरे पास एसेट था, जिसमें से 1.5 लाख रुपए डेप्रिसिएशन लगा। तो मेरा जो क्लोजिंग अमाउंट बचा वो मेरा 13,50,000 रुपये बच गया। तो देखो अब हमें क्या बैलेंस निकालना है, हमें बैलेंस एज ऑन 1 अक्टूबर 2001 निकालना है, ठीक है। 1 अक्टूबर 2001 का हमें बैलेंस निकालना है। तो अगर आप समझो जो बुक वैल्यू आ रही होगी 1 अक्टूबर 2001 को, वो कितनी आ रही होगी अगर आप समझ पा रहे हो। तो देखो 15 लाख मेरा क्या रहा होगा, अगर 13,50,000 इज आफ्टर डेप्रिसिएशन ऑफ 10%, तो मतलब 13,50,000 इज इक्विवेलेंट टू 90%। 13,50,000 अगर 90% के बराबर है तो मेरा जो टोटल वैल्यू रही होगी वो 15 लाख रही होगी, ठीक है। तो अगर आप समझ पा रहे हो तो अब देखो अपना क्या टेबल बना। अब अपन को निकालनी है क्या, प्लांट एंड मशीनरी। हमें क्या करना है, अब हमें फेयर वैल्यू पे लाना है प्लांट एंड मशीनरी को, लेकिन उसके लिए हमें पहले पता होनी चाहिए बुक वैल्यू। बुक वैल्यू हम कैसे निकालेंगे प्लांट एंड मशीनरी की, हमें पता है कॉस्ट क्या थी प्लांट एंड मशीनरी की, कॉस्ट हमें पता है 15 लाख रुपए थी। कॉस्ट क्या थी 15 लाख रुपए, 15 लाख रुपए हमें पता चली अभी, ठीक है। अभी हमने निकाली 15 लाख रुपए। 15 लाख रुपए हमने कैसे निकाले, हमने बेसिकली क्या किया, 13,50,000 मेरे पास क्लोजिंग में है, दिस इज आफ्टर डेप्रिसिएशन ऑफ 10%, दिस मीन्स दिस इज इक्विवेलेंट टू 90%। तो हमारा जो 100% हुआ दैट इज 15 लाख। अब इस पे हमने हाफ ईयर का मतलब 1 अप्रैल से 1 अक्टूबर था, हाफ ईयर का हमने डेप्रिसिएशन चार्ज किया फ्रॉम 1 अप्रैल टू 1 अक्टूबर। ये हमारा डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ इसके ऊपर फ्रॉम 1 अप्रैल टू 1 अक्टूबर। कितना परसेंटेज के हिसाब से, मेरा 15% के 10% के हिसाब से फॉर हाफ ईयर। ये मेरी बेसिकली बुक वैल्यू आ रही थी। तो अगर मैं टोटल में से मतलब जो कॉस्ट थी उसमें से डेप्रिसिएशन माइनस कर दूं तो मेरा 14,25,000 मेरा डेप्रिसिएशन आ रहा है, जो कि 14,25,000 मेरी बेसिकली बुक वैल्यू आ रही है एज ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन। अब मुझे इसे क्या करना है, फेयर वैल्यू करना है। मुझे इसे क्या करना है, फेयर वैल्यू करना है अप टू 20 लाख। मुझे इसे 20 लाख तक पहुंचाना है। तो बेसिकली इसका क्या एडजस्टमेंट होगा, अगर आप समझ पा रहे हो, मेरी जो बुक वैल्यू आ रही थी ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन दैट वाज अमाउंटिंग टू 14,25,000। अब मुझे इसे लाना है 20 लाख के ऊपर। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे अपने नेट एसेट्स को बढ़ाना पड़ेगा। तो मैंने क्या बोला, 20 लाख माइनस 14,25,000। तो ये बेसिकली मेरी फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट होगी। इसकी जर्नल एंट्री में भी आपको बताने वाला हूँ, वो अभी आप रुको, ठीक है। तो प्लांट एंड मशीनरी का ये हो गया, ठीक है। प्लांट एंड मशीनरी को मैंने बुक वैल्यू से फेयर वैल्यू कर दिया, राइट। तो ये बेसिकली मेरा नेट एसेट्स में इम्पैक्ट लेना है मुझे, नेट एसेट्स में मेरा इतना इम्पैक्ट आने वाला है, ठीक है, राइट। अब आप समझो, अभी हम पूरा स्केड्यूल बना लेते हैं। देखो एक तो बुक में सोचो आप क्या चल रहा होगा। अब फिर अगले मतलब अगले 6 महीने का भी डेप्रिसिएशन लगा होगा, यहाँ पे लगा होगा 1 अक्टूबर से टू 1 अक्टूबर टू हमारा क्या बोलते हैं कब तक का लगा होगा, 31 मार्च तक का डेप्रिसिएशन लगा होगा। कितने रुपए, सेम वही 75,000 रुपये लगा होगा। और हमारा जो बुक्स में अमाउंट आ रहा होगा दैट वाज 13,50,000 एज ऑन ये आएगा 31 ऑफ मार्च। लेकिन हमें कंसोलिडेशन जो करना है दैट इज ऑन 1 अक्टूबर। तो देखो मैंने क्या बोला आपको, जर्नल एंट्री आज से सारे तेरे नेट एसेट्स हमारे हुए। तो नेट एसेट्स की हम कंप्यूटेशन कर रहे हैं। अभी हम क्या कर रहे हैं, नेट एसेट्स के कंप्यूटेशन कर रहे हैं। नेट एसेट्स की कंप्यूटेशन करने के लिए हमने सबसे पहले स्टार्ट किया, हमने नेट एसेट्स की कंप्यूटेशन करनी है। अब हमने उसे बाइफरकेट किया। नेट एसेट इज ऑलवेज इक्विवेलेंट टू इक्विटी। इक्विटी क्या होता है, ओपनिंग प्लस प्रॉफिट फॉर द ईयर, प्रॉफिट फॉर द हाफ ईयर। अब हमने क्या किया, ये मेरा बेसिकली नेट एसेट्स है एज ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन। अब हम इसमें एडजस्टमेंट कर रहे हैं रिगार्डिंग सम फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट्स, राइट। हम क्या कर रहे हैं, सम फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट्स करने जा रहे हैं। तो ये बेसिकली नेट एसेट्स अकाउंट डेबिट टू इक्विटी, ये बेसिकली जर्नल एंट्री है। ये बेसिकली स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की बात हो रही है। लेकिन जब मैंने आपको बताया कंसोलिडेशन में क्या होती है, देखो हम क्या करते थे, देखो अगर आप समझ पा रहे हो, नेट एसेट्स अकाउंट डेबिट
टू इक्विटी। पहले तो हम डालते हैं, ये तो डलती है स्टैंड अलोन में, ठीक है, ये स्टैंड अलोन में। फिर हम क्या करते हैं, अगर जब हम कंसोलिडेशन बनाते हैं तो इक्विटी को हम खत्म कर देते हैं विद इन्वेस्टमेंट्स, टू इन्वेस्टमेंट, राइट। ये हमारी जर्नल एंट्री हो जाती है जब हम कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं। तो इफेक्टिवली क्या जर्नल एंट्री बनती है कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, वो डलती है नेट एसेट्स अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। ये बेसिकली मेरी जर्नल एंट्री डलती है इन न्यूट्रल, मतलब इन टोटल इन माय कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अब देखो ये बेसिकली मेरी ये तो मेरी सारी जो है ये जर्नल एंट्रीज कहाँ डल रही है अभी, स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। नेट एसेट्स अकाउंट डेबिट टू इक्विटी, ठीक है, इक्विटी टू बैंक, नेट एसेट्स अकाउंट डेबिट टू इक्विटी। ये बेसिकली मेरी जर्नल एंट्री कहाँ डली है, ये सारी मेरी स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में डली हुई है। जो भी जहाँ पे इक्विटी आता है वो मेरा स्टैंड अलोन है, जब यहाँ पे इन्वेस्टमेंट आ जाएगा वो मेरा कंसोलिडेटेड है। बस आप ये समझ लेना, ठीक है। नेट एसेट्स अकाउंट डेबिट टू इक्विटी, ये मेरी कहाँ पे डल रही है एंट्रियाँ, सारी स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में डल रही है, ठीक है। अब आपने क्या किया, 5,75,000 रुपये से फेयर वैल्यू कर दिया। लेकिन आप सोचो, अब आपने 20 लाख का एसेट को फेयर वैल्यू किया। अब इस पे जो डेप्रिसिएशन है वो क्या रेट है, वो डेप्रिसिएशन की जो रेट है वो 10% है, ठीक है। 10% के हिसाब से अगर मैं हाफ ईयर का डेप्रिसिएशन और चार्ज करूँ तो इसके हिसाब से 8 लाख रुपए का डेप्रिसिएशन आता है, ठीक है। लेकिन जो आपने चार्ज किया है दैट इज ऑफ ओनली ऑफ 75,000, आपने सिर्फ 75,000 का ही डेप्रिसिएशन चार्ज किया इन द स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो आपको 25,000 रुपए का डेप्रिसिएशन चार्ज करना पड़ेगा इन दी पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट। आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो डिफरेंस है 8 लाख का चार्ज होना चाहिए था, 75,000 ही आपने चार्ज किया है, तो 25,000 रुपए का ये आपको डेप्रिसिएशन चार्ज करना पड़ेगा। कहाँ पे, पोस्ट एक्विजिशन में। तो अगर आप देख रहे हो अब हम ये कंसोलिडेशन की तरफ बढ़ रहे हैं, तो ये जो प्रॉफिट है ये बेसिकली हमारा कम हो जाएगा कितने से, 25,000 रुपये से। हमारा जो प्रॉफिट है वो 25,000 रुपये से कम हो जाएगा, क्योंकि हमने एडिशनल डेप्रिसिएशन चार्ज करना पड़ेगा ऑन दी फेयर वैल्यूड अमाउंट, ठीक है। हमारा देखो ये बेसिकली P&M का, अगर आप देखो बुक वैल्यू था, हाफ ईयर का डेप्रिसिएशन लगा, ये बेसिकली मेरा फेयर वैल्यू होगी 5,75,000 की जो एडजस्टमेंट होगी वो मेरी यहाँ पे होगी, नेट एसेट्स में एडजस्टमेंट होगी 5,75,000 की। ये बेसिकली मेरी एडजस्टमेंट यहाँ होगी, 5,75,000 से मेरी नेट एसेट्स बढ़ेंगे, नेट एसेट्स अकाउंट डेबिट टू इक्विटी। अगर कंसोलिडेटेड में डलेगी तो नेट एसेट्स अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट्स, ठीक है। ये बेसिकली मेरी जर्नल एंट्री होगी। और फिर आपने क्या किया, प्रॉफिट फॉर द हाफ ईयर एंडेड ना, प्रॉफिट फॉर द हाफ ईयर एंडेड ये आपका अब कम हो जाएगा, क्योंकि अब आपकी क्या एंट्री डलेगी, आपकी एंट्री डलेगी प्रॉफिट को आप क्या करोगे डेबिट, प्रॉफिट को आप क्या करोगे डेबिट, और आप अपनी पीपी को कर दोगे कम, आप कर दोगे अपनी ये क्या बोलते हैं प्लांट एंड मशीनरी आप कर दोगे कम। इसकी जर्नल एंट्री भी बना के दिखाता हूँ मैं आपको, बस आपको माइंड में ये होना चाहिए 25,000 रुपये का एडिशनल डेप्रिसिएशन डलेगा इन दी सेकंड, मतलब इन दी पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट। ये हमारा बेसिकली पोस्ट एक्विजिशन एंट्रीज है, ये जो एंट्रीज है ये मेरी बेसिकली पोस्ट एक्विजिशन एंट्रीज है। ये आपको समझ आ गया। अब आप चलो अगली एडजस्टमेंट पे। अब हमें क्या बोल रखा है, फॉलोइंग आर दी इंक्रीजेज ऑन कंपैरिजन ऑफ फेयर वैल्यू एज पर दी रेस्पेक्टिव इंडियस विद दी बुक वैल्यू। तो मतलब हमारी लैंड एंड बिल्डिंग 10 लाख से बढ़ गई, इन्वेंट्री 1.5 लाख से बढ़ गई, ट्रेड पेबल 8 लाख से बढ़ गए, ठीक है। तो आपका क्या हुआ, अगर आप समझो लैंड एंड बिल्डिंग बढ़ गया, लैंड एंड बिल्डिंग पे हम ये मान रहे हैं कि ये सिर्फ लैंड है, तो लैंड पे डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे कोई रेट तो दे नहीं रखी, तो हम ये मान लेते हैं दिस इज ओनली लैंड, तो लैंड पे कोई डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं होगा। इसलिए हमें जो हमने प्लांट एंड मशीनरी में ऐसी एडजस्टमेंट करी है वो हमें करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो अब देखो, अब हम चलते हैं लैंड की एडजस्टमेंट पे। लैंड पे क्या होगा, लैंड पे हमारी जो लैंड पे हमें जो बुक वैल्यू दे रखी है, लैंड की हमें फेयर वैल्यू हमें 10 लाख ज़्यादा बता रखी है इन कंपैरिजन टू बुक वैल्यू। तो बुक वैल्यू अगर 18 लाख है तो फेयर वैल्यू क्या होगी इसकी 10 लाख ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू द फेयर वैल्यू। तो बेसिकली जो मेरा ये जो आ रहा है ये मेरा 10 लाख ज़्यादा है, तो 10 लाख मेरी फेयर वैल्यू बढ़ गई, ठीक है। अब ऐसे ही आप चलो इन्वेंट्री में कितनी दे रखी है आपको फेयर वैल्यू ज़्यादा, 1.5 लाख रुपए, तो ये बेसिकली 1.5 लाख रुपए आपकी ये है, ठीक है, 1.5 लाख रुपए, है ना। अब आपने बोला ट्रेड पेबल की फेयर वैल्यू ज़्यादा है, तो मतलब क्या है, ट्रेड पेबल क्या है, मेरी लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी की फेयर वैल्यू ज़्यादा है, मतलब मुझे लॉस है, तो 8 लाख रुपये का मुझे बेसिकली लॉस हो गया। तो ये मैंने यहाँ पे डाला और मैंने यहाँ पे माइनस का साइन लगा दिया। तो अब अगर आप देखो तो जो हमारी नेट इंक्रीज इन फेयर वैल्यू हुई है ऑन दी डेट ऑफ एक्विजिशन, 5,75,000 प्लांट एंड मशीनरी का, बाकी मेरा लैंड का और इन्वेंट्रीज का और ट्रेड पेबल का, तो टोटल जो मेरी फेयर वैल्यू जो बढ़ी है वो बढ़ी है 16,25,000 से, 16,25,000 से। तो इसकी क्या एंट्री होगी स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, स्टैंड अलोन में होगी नेट एसेट्स अकाउंट डेबिट,
है ना। नेट एसेट्स अकाउंट डेबिट, नेट एसेट्स अकाउंट डेबिट टू इक्विटी, ये इमेजिनरी, ये सिर्फ हम इमेजिनरी एंट्री डाल रहे हैं टू इक्विटी अकाउंट। ये मेरी स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में एंट्री हुई होगी 16,25,000। लेकिन अभी हमने क्या सीखा था, अभी हमने सीखा था कंसोलिडेटेड बनाना है। तो अब हमने क्या एंट्री डाली होगी, अब हमने एंट्री डाली होगी 16,25,000 की हमने ये डाल दी ना, नेट एसेट्स अकाउंट डेबिट टू इक्विटी अकाउंट, ठीक है। और यहाँ पे हमारी बेसिकली सारी देखो एक मिनट को, बस आप रुको 1 मिनट। हाँ अब देखो ये मेरी सारी स्टैंड अलोन की, ये वाली एंट्री सारी मेरी स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जा चुकी है, इसमें कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है। अब मुझे ये एडिशनल एंट्री डालनी है, तो मैंने क्या एंट्री डाली, नेट एसेट्स अकाउंट डेबिट टू इक्विटी। अब मैं जो बनाने हैं कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, तो इसकी क्या एंट्री होगी, इसकी कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में एंट्री होगी टोटल नेट एसेट्स अब कितने हुए। अब टोटल नेट एसेट्स हुए मेरे पास, टोटल नेट एसेट्स बुक वैल्यू कितनी थी 33,60,000 प्लस मेरे पास ये 16,50,000 की मेरी एक्विजिशन एडजस्टमेंट। तो ये बेसिकली नेट एसेट्स हुए। टू इन्वेस्टमेंट्स कितनी है मेरे पास, टू इन्वेस्टमेंट्स है मेरे पास सिर्फ 34 लाख की, 34 लाख की मेरे पास इन्वेस्टमेंट्स है। अगर आप देखो तो 34 लाख की आपके पास इन्वेस्टमेंट्स है, ये आपकी अब खत्म हो जाएगी। मैंने बताया ना आपको कंसोलिडेटेड में जो एंट्री डलती है वो डलती है नेट एसेट्स टू इन्वेस्टमेंट टू गुडविल और कैपिटल रिजर्व, टू आपका एंट्री आ गई टू कैपिटल रिजर्व, ठीक है, टू कैपिटल रिजर्व। तो ये बेसिकली आपकी जर्नल एंट्री डल गई, ये आपकी जर्नल एंट्री उस दिन ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन डल चुकी है। अब आप चलो अगली एंट्रीज के ऊपर, ठीक है, राइट। अब आप चलो इक्विटी टू बैंक, ये जर्नल एंट्री डली कहाँ पे, आपके स्टैंड अलोन में, इक्विटी टू बैंक, ठीक है। अब आप सोचो कंसोलिडेटेड में क्या एंट्री डलेगी, कंसोलिडेटेड में क्या होगा, कुछ नहीं होगा इस एंट्री का कुछ भी इफेक्ट नहीं होगा। पूछो कैसे, अब देखो ये एंट्री डली कहाँ पे, XYZ लिमिटेड के बुक्स में, ठीक है, XYZ लिमिटेड के बुक्स में एंट्री डली है, ठीक है। अब आप समझो, अगर हम अब आप सोचो DEF लिमिटेड को ये डिविडेंड मिला होगा, ये ऑब्वियसली बात है, डिविडेंड किससे मिला होगा, DEF को। तो DEF ने अपनी बुक्स में क्या एंट्री डाली होगी, DEF की बुक्स में जो एंट्री डली होगी, DEF ने बोला मुझे डिविडेंड मिला, तो मुझे बैंक में पैसा मिला, कितना रुपए मिला, मुझे 2 लाख रुपए बैंक में मिला, ठीक है। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिविडेंड इनकम, ठीक है। तो इसने क्या बोला कि मुझे 2 लाख रुपए मुझे इनकम मिली। तो इस जो डिविडेंड की जो स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट में होल्डिंग की जो एंट्री डली होगी वो होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिविडेंड इनकम। अब हमें बैंक क्रेडिट हुआ, बैंक डेबिट हुआ, ये तो आपस में नॉक ऑफ हो गया। अब हमें क्या करना है, डिविडेंड इनकम को खत्म करना है विद इक्विटी। अब डिविडेंड इनकम मेरी कहा जाती है प्रॉफिट एंड लॉस में, तो मैं क्या एंट्री डालूंगा, यहाँ पे मैं एंट्री डालूंगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। मेरा जो प्रॉफिट एंड लॉस है वो मैं कम कर दूंगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट कितने से, डिविडेंड बेसिकली कहा जाता है प्रॉफिट एंड लॉस में। तो अगर आप सिंपल समझो, मैंने क्या किया, इस एंट्री को रिवर्स कर दिया, डिविडेंड इनकम अकाउंट डेबिट, ये बेसिकली मेरी कंसोलिडेशन में एंट्री डली। डिविडेंड इनकम देखो बैंक और बैंक वो तो आपस में नॉक ऑफ हो गया, एक का पैसा यहाँ चला गया, ठीक है, इसकी कोई एडजस्टमेंट नहीं है। तो बैंक टू बैंक हुई एंट्री कंसोलिडेशन में, ये तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, ठीक है। लेकिन क्या हुआ, इक्विटी यहाँ पे डेबिट आ रहा है और यहाँ पे इनकम आ रही है, हमने क्या किया, इस इनकम को खत्म कर दिया और इस इक्विटी के डेबिट को हटा दिया। क्योंकि देखो एक आप समझो बात, आप चीज़ समझो, ये हमने क्यों किया, लेट सपोज हमने लाख रुपए कमाए, लाख रुपए सब्सिडरी ने कमाए, ठीक है। उस लाख रुपए में से हमने क्या किया, पहले कंसोलिडेशन जो किया था वो पूरे लाख रुपए का कंसोलिडेशन कर दिया, लाख रुपए हमने कंसोलिडेशन कर दिया, ठीक है। अब हमने लाख रुपए से मान लो 20,000 रुपये अपने आप को ही दे दिए। तो एक चीज़ बताओ, हम अपने आप को तो कभी पैसा दे नहीं सकते ना, तो हम क्या करेंगे, 20,000 की इनकम हटा देंगे और 20,000 का जो माइनस हो रहा है वो हटा देंगे। तो हमने एंट्री डाली डिविडेंड इनकम अकाउंट डेबिट, बेसिकली मतलब प्रॉफिट एंड लॉस। यहाँ पे मैंने क्या किया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इक्विटी। अब जो इक्विटी में जो डेबिट आ रहा था, मतलब कोई बंदा अपने आप को कैसे पैसा बांट सकता है, क्वेश्चन ये है ना। कंसोलिडेशन में तो हम ये मानते हैं कि DEF एंड XYZ इज बोथ द सेम एंटिटी। तो हमने क्या किया, P&L में से हटा दिया और इक्विटी में से डेबिट जो था वो उसे हमने क्रेडिट कर दिया। तो एंट्री होगी डिविडेंड इनकम अकाउंट डेबिट, डिविडेंड इनकम कितने से डेबिट हुआ, 2 लाख रुपए से, 2 लाख रुपए से हमने डेबिट किया टू इक्विटी। तो इस एंट्री का जो इफेक्ट था बस वो इतना रह गया कि सिर्फ बैंक में क्रेडिट हुआ और उधर बैंक में डेबिट भी हो गया, ठीक है। तो बेसिकली ये बेसिकली मेरी कंसोलिडेशन में एक्स्ट्रा एंट्रीज आने वाली है। तो कंसोलिडेशन में क्या क्या एंट्रीज आएगी, नेट एसेट्स को इन्वेस्टमेंट टू कैपिटल रिजर्व,
डिविडेंड इनकम, ये बेसिकली P&L डेबिट हुआ, P&L डेबिट हुआ टू इक्विटी अकाउंट, ठीक है, ये एंट्री डलेगी। फिर हमने जो पोस्ट एक्विजिशन में जो पैसा कमाया, मतलब एक्वायर करने के बाद में जो हमने प्रॉफिट कमाया, वो हमारा ऐसी ही एंट्री लगेगी नेट एसेट्स अकाउंट डेबिट टू इक्विटी जगह बस यहाँ पे हो जाएगा कंसोलिडेटेड इक्विटी, कंसोलिडेटेड इक्विटी, ठीक है, कंसोलिडेटेड इक्विटी। तो एंट्री हो जाएगी नेट एसेट्स अकाउंट डेबिट, नेट एसेट्स अकाउंट डेबिट टू कंसोलिडेटेड इक्विटी, टू कंसोलिडेटेड इक्विटी। ये बेसिकली हमारी जर्नल एंट्रीज हुई। तो ये बेसिकली हमने क्या किया, कंसोलिडेटेड फिनेंशियल स्टेटमेंट्स में ये जर्नल एंट्रीज डालनी है। हमने क्या क्या जर्नल एंट्रीज डालनी है, नेट एसेट्स अकाउंट डेबिट टू कंसोलिडेट। देखो अब आप समझो क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या चीज़ें डली हुई है, ऑलरेडी डली हुई है। वो जो डली हुई है, ऑलरेडी जो डला हुआ है, वो क्या क्या डला हुआ है, वो डला हुआ है इतनी एंट्रीज आपकी ऑलरेडी डली हुई है, ठीक है, इतनी एंट्रीज आपकी ऑलरेडी डली हुई है। अब आपको क्या क्या एंट्रीज एक्स्ट्रा डालनी है, आपको ATS 16,25,000 की एक्स्ट्रा एंट्री डालनी है। ATS 16,25,000 की जो आपने एक्विजिशन एडजस्टमेंट करी वो एक्स्ट्रा डालनी है। ATA जो आपने 25,000, अच्छा एक और एडजस्टमेंट हम भूल गए इसमें, हमने क्या किया था 25,000 का डेप्रिसिएशन एक्स्ट्रा चार्ज करना है, तो उस पर हम क्या करेंगे, नेट एसेट्स अकाउंट डेबिट, ठीक है, नेट एसेट्स उसकी हम क्या करेंगे, हमें 25,000 रुपये का डेप्रिसिएशन ज़्यादा चार्ज करना है, तो हम क्या करेंगे, कंसोलिडेटेड इक्विटी मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, कंसोलिडेटेड, इसकी क्या एंट्री होगी, कंसोलिडेटेड इक्विटी अकाउंट डेबिट, है ना, कंसोलिडेटेड इक्विटी अकाउंट डेबिट। कंसोलिडेटेड इक्विटी कितने से डेबिट होगी, मेरी 25,000 रुपये से डेबिट हो जाएगी। 25,000 रुपये जो एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं आया था अभी हमारा प्लांट एंड मशीनरी पे, हमने ये किया कंसोलिडेटेड इक्विटी अकाउंट डेबिट टू कंसोलिडेटेड। देखो ये हमारी बेसिकली कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एंट्री जानी है, कंसोलिडेटेड इक्विटी अकाउंट डेबिट, कंसोलिडेटेड इक्विटी अकाउंट डेबिट टू PPE अकाउंट, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट, सॉरी प्लांट एंड मशीनरी, ये मेरी बेसिकली एंट्री होगी 25,000 रुपये की। अब आप समझो, पहले चीज़ समझो कि 52,85,000 में से 52,85,000 में से 33 लाख रुपए की एंट्री ऑलरेडी आ रही है फिनेंशियल स्टेटमेंट्स में, ऑलरेडी मेरी एंट्री आ रही है, तो मुझे 19,85,000 की एंट्री डालनी है। 19,85,000 भी नहीं, उसमें से भी 3,60,000 की ऑलरेडी आ रही है एंट्री, तो मुझे कितने की एंट्री डालनी है, सिर्फ 16,25,000 की एंट्रीज डालनी है। 16,25,000 की क्या एंट्रीज है, वो ये रही, वो क्या एंट्रीज है, 16,25,000 का जो टोटल है वो बेसिकली क्या है, ये बेसिकली मेरा ये टोटल है, 16,25,000 की मुझे एंट्रीज डालनी है। तो मैं गया एडजस्टमेंट कॉलम में, एडजस्टमेंट कॉलम, ठीक है, एडजस्टमेंट कॉलम में मैं गया, मुझे 16,25,000 से क्या करना है, नेट एसेट्स बढ़ाने हैं। तो 10 लाख की प्लांट एंड मशीनरी, P&M बढ़ाना है 5,75,000 से, 5,75,000 से 1.5 लाख से मेरी इन्वेंट्री, 1.5 लाख से मेरी इन्वेंट्री बढ़ा दी मैंने, 1.5 लाख से इन्वेंट्री बढ़ा दी। और ट्रेड पेबल्स मुझे बढ़ाने हैं, ट्रेड पेबल्स बढ़ाने हैं मुझे 8 लाख रुपए से, तो मैंने माइनस का साइन ला के इतना बढ़ा दिया। तो मेरे नेट एसेट्स में कितना इंक्रीज हुआ, अगर आप देख पा रहे हो, तो जो मेरा नेट एसेट्स में इंक्रीज हुआ है दैट इज इक्विवेलेंट टू 16,25,000। तो मैंने इस जर्नल एंट्री का इफेक्ट दे दिया है। मैंने क्या किया, इस जो हमारी कंसोलिडेशन में देखो 33 लाख की तो ऑलरेडी एंट्री आ रही है स्टैंड अलोन फिनेंशियल स्टेटमेंट्स में, तो जो मुझे एडजस्टमेंट करनी थी वो मुझे सिर्फ 52 लाख मतलब इतने की 16,85,000 की मुझे एडजस्टमेंट करनी थी, तो ये मैंने कर दी है, ठीक है, ये मेरी एडजस्टमेंट हो चुकी है। अब आप समझो मुझे इन्वेस्टमेंट को ख़त्म करना है, 34 लाख की इन्वेस्टमेंट को ख़त्म करना है, तो मैंने क्या किया, इस 34 लाख की इन्वेस्टमेंट को ख़त्म कर दिया। तो इस 34 लाख की इन्वेस्टमेंट को मैंने ख़त्म कर दिया, राइट। अब इसकी वजह से क्या होगा, मेरा कैपिटल रिजर्व आएगा 18,85,000 का। तो मैंने क्या किया, कैपिटल रिजर्व का कॉलम ऐड किया और मैंने 18,85,000 जो मेरी कंपटीशन थी मैंने यहाँ पे लिंक दे दिया इसे, तो मैंने 18,85,000 का मेरा कैपिटल रिजर्व बुक कर दिया। बस आपने क्या किया, नेट एसेट्स जो 16,25,000 की जो बढ़ाए थे, देखो अपन ने क्या बोला था, स्टैंड अलोन फाइनेंशियल्स में जो एंट्री डालेंगे वो डालेंगे नेट एसेट्स अकाउंट डेबिट टू इक्विटी। तो हमने जो 16,25,000 के जो नेट एसेट्स बढ़ाए, जो नेट एसेट्स ये जो इफेक्ट था ना इसका हमने क्या किया, 16,25,000 से हमने हमारी बेसिकली अदर इक्विटी भी बढ़ाई थी, है ना। तो 16,25,000 से लेट सपोज मैंने अदर इक्विटी भी बढ़ा दी, 16,25,000 से मैंने अदर इक्विटी भी बढ़ा दी, ठीक है। लेकिन जब अपन कंसोलिडेटेड फिनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं, जब अपन 16,25,000 से
मैंने क्या किया, यहाँ पे इसकी वो भी बढ़ा दी थी। 16,25,000 से मैंने नेट एसेट्स बढ़ाए, 16,25,000 से ये बढ़ा दिया, ठीक है। अभी आप इन्वेस्टमेंट वाली एंट्री को हटा दो। आपने क्या किया, बेसिकली आपने कितना बढ़ाया, एसेट साइड में आपने बढ़ाया, टोटल एसेट साइड में आपने जो बढ़ाया वो बढ़ाया 17,25,000, और जो आपने नीचे बढ़ाया वो भी 17,25,000। एक बार आप कैपिटल रिजर्व की एंट्री को भी भूल जाओ, ठीक है। आपने क्या किया, बेसिकली नेट एसेट्स की एडजस्टमेंट कर दी, अपने एसेट्स बढ़ा दिए, इक्विटी बढ़ा दी, राइट। अब आपने क्या किया, अब आप करो कंसोलिडेशन की एडजस्टमेंट, कंसोलिडेशन वाली, ठीक है। तो कंसोलिडेशन में क्या एडजस्टमेंट हुई, बेसिकली कंसोलिडेशन में एडजस्टमेंट बस ये हुई, कंसोलिडेशन की जो एडजस्टमेंट हुई आपकी वो हुई, आपने इन्वेस्टमेंट को ख़त्म कर दिया, आपने इन्वेस्टमेंट को ख़त्म कर दिया, जो इक्विटी आ रही थी आपने इसे भी ख़त्म कर दिया, आपने जो इक्विटी आ रही थी इसे भी ख़त्म कर दिया। तो दिस प्लस जो आपका ये नेट एसेट्स में इंक्रीज़ हुआ ये भी आपने ख़त्म कर दिया। तो आपने बेसिकली सारा इक्विटी ख़त्म कर दिया, इक्विटी आपने खत्म कर दिया टोटल। अब जो आपका गैप आया जर्नल एंट्री में वो आपने क्या किया, 18 लाख, कितने का डिफरेंस आया, 18,85,000 का। ये आपने बेसिकली क्या किया, ये आपने वहाँ पे डाल दिया, ये आपका बेसिकली। अब आपके देखो, अगर आप देख पा रहे हो तो जर्नल एंट्री का टोटल 0 होगा, टोटल यहाँ पे 34 लाख आ रहा है और यहाँ पे भी कितना आएगा, 34 लाख ही आएगा। अगर आप देख पा रहे हो 1 मिनट, यहाँ पे भी आपका 1 मिनट, ये कितना आ रहा है, 35,60,000, ये नहीं आना, 8 मिनट, 1 मिनट। अच्छा, इस जर्नल एंट्री में एक चीज़ हम भूल गए, वो क्या था, जो हमारे पोस्ट एक्विजिशन एंट्रीज है, जो कि जो 2 लाख हमने इक्विटी में डेबिट किया था और जो 3,60,000 का प्रॉफिट है वो हमें हटाना पड़ेगा। वो हम कैसे हटाएंगे, हमने जो ये 8,20,000 माइनस किया ना, इसमें हम क्या करेंगे, हम बेसिकली एड ऑन कर देंगे। हम बोलेंगे जो 3,60,000 का प्रॉफिट है वो तो हमारी इक्विटी में आना ही चाहिए ना, और जो 2 लाख का मेरा डिस्ट्रीब्यूशन है वो भी आना चाहिए। तो बेसिकली हम इतने की ही एडजस्टमेंट करेंगे। तो अगर आप देख पा रहे हो तो जो हमारी रिटेन अर्निंग्स में एडजस्टमेंट होगी वो सिर्फ 34 लाख की ही एडजस्टमेंट होगी, क्योंकि हम बोलेंगे 3,60,000 हमारा पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट है। देखो आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना, एडजस्टमेंट कॉलम में जाना है, इन्वेस्टमेंट को खत्म करना है, ठीक है। आपकी जर्नल एंट्री बनी नेट एसेट अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट टू कैपिटल रिजर्व, ठीक है। आपने इन्वेस्टमेंट को खत्म कर दिया, जो रिजर्व था उसे खत्म कर दिया। रिजर्व को बस उतना ही खत्म करना जितना पोस्ट प्री एक्विजिशन था। प्री एक्विजिशन कितना था हमारे पास, हमने पूरा शेयर कैपिटल खत्म कर दिया, हमने जो एक्विजिशन के टाइम पे जो फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट हुई थी वो, और अदर रिजर्व का ओपनिंग बैलेंस खत्म कर दिया। बस हमने रिटेन अर्निंग्स उतना ही खत्म किया जितना ओपनिंग में था। ओपनिंग में कितना था हमारे पास ओपनिंग में जो था, ओपनिंग में हमारे पास कितना था, हमारे पास 3 लाख रुपए रिजर्व्स का वो था, 3 लाख प्लस 3,60,000, तो हमने 6,60,000 हमने खत्म कर दिया। तो ये हमारी जर्नल एंट्री टैली हो गई। तो हमने कंसोलिडेशन की ये एडजस्टमेंट कर दी, है ना। ये अब हमारी एडजस्टमेंट हुई। तो हमने बेसिकली सबसे पहले क्या किया, हमने सबसे पहले फेयर वैल्यू वाली, हमने नेट एसेट्स निकाले, नेट एसेट्स ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन, ये हमने किया, ठीक है। अब हमने क्या किया, नेट एसेट्स ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन किया। अब ये हमारी जर्नल एंट्री पूरी डाल चुके हैं हमने पूरी जर्नल एंट्री का इफेक्ट दे दिया है। अब आपको कौन सी एंट्री डालनी है, 3,60,000 की एंट्री ऑटोमेटिक पिकअप होगी, क्योंकि आपने 3,60,000 एलिमिनेट नहीं किया ना, यहाँ पे आपने प्रॉफिट 3,60,000 एलिमिनेट तो किया नहीं, तो इसका इफेक्ट ऑटोमेटिकली आ गया कि आपने एंट्री डाल दी इक्विटी, आपने एंट्री डाल दी नेट एसेट्स अकाउंट डेबिट टू कंसोलिडेटेड इक्विटी। तो इस एंट्री का इफेक्ट भी आपका आ चुका है, तो मतलब 3,60,000 वाली एंट्री भी आपकी आ चुकी है, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। और ये 2 लाख वाली एंट्री भी आ चुकी है आपकी, ठीक है। तो आपकी एंट्री ये भी आ चुकी है, ठीक है। 2 लाख रुपए आपके ये भी मतलब आपने हटा दिए, ठीक है। तो डिविडेंड टू इक्विटी ये भी आ चुकी है और ये भी आ चुकी है। बस आपकी क्या बची है, कंसोलिडेटेड इक्विटी टू प्लांट एंड मशीनरी। तो आपने ये एंट्री डालनी है। आपने क्या किया, प्लांट एंड मशीनरी को 25,000 रुपये से कम कर दिया, और कंसोलिडेटेड इक्विटी मीन्स रिटेन अर्निंग्स में आपने क्या करना है, 25,000 रुपये का खर्चा बुक करना है। खर्चा बुक करना तो मतलब माइनस करना है 25,000 रुपये। तो ये बेसिकली हमारी 6,85,000। अब अगर आप टोटल करो तो आपका जो क्या बोलते हैं, ये बैलेंस शीट फिगर आ जाएगी सारी। ये जितना भी है ये बेसिकली आपका बैलेंस शीट में जाने वाला है, 1 मिनट। तो ये बेसिकली मेरा हो गया टोटल, ये टोटल में, अच्छा टोटल में मुझे ई तक लेना है, तो ये बेसिकली मेरा टोटल जो है, ये मेरा बेसिकली टोटल फिनेंशियल स्टेटमेंट्स में जाएगा 1,32,337, ठीक है। और यहाँ पे कितना आया, यहाँ पे भी 1 मिनट, ये मेरा टोटल, अच्छा अप टू ई तक लेना ना, ओके सॉरी, 1 मिनट, यस, नाउ आई थिंक इट्स डन। 1,15,37,000, रुको 2 मिनट रुकना बस, 1 मिनट,
ये नहीं, 1 मिनट कहाँ हमने गलत किया अभी पता चल रहा है। 1 मिनट। अच्छा, दिस इज ओनली अ टोटलिंग एरर। यहाँ पे क्या होना चाहिए था, टोटल जो आ रहा है ना, ये यहाँ पे टोटल में एरर आ रहा है, ये 8,15,37,000 ही आ रहा है। एक्चुअल में इसका जो टोटल था ना वो नहीं आ रहा था, तो इसलिए इसने एडजस्टमेंट का टोटल पिकअप नहीं किया। अगर अब आप फॉर्मूला मारो तो अब आपका 8,15,000 मतलब ये सही आंसर। तो देखो मैं आपको सिंपल में समझाता हूँ कैसे करना होता है कंसोलिडेशन। कंसोलिडेशन में सबसे पहले आप देखो, स्टैंड अलोन में मैं एज ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन क्या क्या एंट्री डालूँ। जैसे हमने बनाया कि 16,25,000 की फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट होनी है, तो हमने क्या किया, नेट एसेट्स अकाउंट डेबिट टू इक्विटी। तो हमने क्या किया, यहाँ पे अगर आप देखो हमने एंट्री डाल दी नेट एसेट्स अकाउंट डेबिट टू इक्विटी। ये बेसिकली मेरी जर्नल एंट्री डल रही, नेट एसेट्स अकाउंट डेबिट टू इक्विटी। ठीक है, अब आपको क्या करना है, कंसोलिडेटेड बनाना है। कंसोलिडेटेड में क्या होगा, इन्वेस्टमेंट चली जाएगी, इक्विटी चली जाएगी, और बैलेंसिंग पीरियड का चल जाएगा, कैपिटल रिजर्व या गुडविल। तो फिर आपने डाली इक्विटी अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट टू कैपिटल रिजर्व, टू इक्विटी अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट टू कैपिटल रिजर्व। ठीक है, फिर आपका जो पोस्ट एक्विजिशन था वो उसकी आप देखो स्टैंड अलोन फाइनेंशियल में क्या एंट्री डाल रखी है। अब जैसे डिविडेंड की क्या डाल रही थी, इक्विटी टू बैंक है ना, और अगर आप देखो इक्विटी टू बैंक डाल रही थी, और प्रॉफिट की क्या डाल रही थी, नेट एसेट्स टू इक्विटी। ठीक है, यही आपको एंट्री सेम टू सेम डालनी थी कंसोलिडेशन में भी। कंसोलिडेशन में भी आपको यही एंट्री डालनी थी, तो आपने क्या किया, यही एंट्री ले ली कंसोलिडेशन में भी। तो इसकी आपको कोई एंट्री डालने की जरूरत नहीं पड़ी, इसका आपको कोई भी इफेक्ट देने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि ये एंट्रीज ऑलरेडी जो एज ऑन डेट बैलेंसेज आ रहे थे उसमें डली हुई थी। आपका प्रॉफिट की एंट्री भी डली हुई थी, और डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन की भी एंट्री डली हुई थी। तो इस एंट्री को आपको इफेक्ट देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये आपकी ऑलरेडी डली हुई है। जो नहीं डली हुई वो डालनी है। ठीक है, तो हमने एंट्री डाली नेट एसेट्स अकाउंट डेबिट टू इक्विटी, और फिर हमने इक्विटी को खत्म कर दिया। आप यहाँ पे ना इस एंट्री को थोड़ा सा चेंज कर लो, आप यहाँ पे नेट एसेट्स मत लिखो, आप यहाँ पे लिखो इक्विटी अकाउंट डेबिट। ठीक है, इक्विटी अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट्स टू कैपिटल रिजर्व। ठीक है, इक्विटी टू इन्वेस्टमेंट टू कैपिटल रिजर्व, इससे आपको अंडरस्टैंडिंग आ रही है। ठीक है, आपने क्या किया, पहले नेट एसेट्स टू इक्विटी ये डली हुई है, ये सारी एंट्रियाँ डली हुई है। ठीक है ना, और ये आपको डालनी है CFS में। ठीक है, तो CFS में इक्विटी टू इन्वेस्टमेंट टू कैपिटल रिजर्व। ठीक है, डिविडेंड वाला आप ये रहने दो। ठीक है, ये आपका ऑलरेडी डला हुआ है इक्विटी टू बैंक, इसका आपको कुछ करना नहीं है, तो ये ऐसे ही रहने दो आप, इक्विटी टू बैंक। ठीक है, नेट एसेट्स टू इक्विटी ये भी आपकी एंट्री डली हुई है, कोई प्रॉब्लम वाली बात है नहीं। अब आपको बस एक एडिशनल एंट्री डालनी है, किसकी, प्लांट एंड मशीनरी या जो एडिशनल डेप्रिसिएशन आएगा वो उसका आपको एक एडिशनल एंट्री डालनी है। तो अगर मैं आपको सिंपल शब्दों में वापस से समझाता हूँ, वापस से क्या समझाता हूँ, लेट्स सपोज अब हम क्वेश्चन को वापस से रिवाइज करते हैं। 2 मिनट का ब्रेक लेते हैं, फिर मैं क्वेश्चन को वापस से एक बार रिवाइज कराता हूँ आपको, फिर आपको ये समझ आ जाएगा 100%। तो देखो हुआ क्या, मैंने बोला XYZ लिमिटेड को आज से तेरे सारे नेट एसेट्स मेरे हुए। तो सबसे पहले हमने एंट्री डाली नेट एसेट्स अकाउंट डेबिट टू इक्विटी, तेरी सारी नेट एसेट्स भी, तेरी सारी लाइबिलिटीज़ भी, तेरी सारी इक्विटी भी सारी मेरी हुई। तो मैंने बोला नेट एसेट्स अकाउंट डेबिट टू इक्विटी। ठीक है, नेट एसेट्स अकाउंट डेबिट टू इक्विटी, ये मेरी जर्नल एंट्री डली। ठीक है, तो मैंने क्या किया, XYZ लिमिटेड की बैलेंस शीट को पूरा एक्वायर कर लिया अपनी बुक्स में। ठीक है, अब लेकिन मैंने इसे 4 हिस्सों में तोड़ा। XYZ लिमिटेड की बैलेंस शीट को मैंने 4 हिस्सों में तोड़ा, वो आप देखो कैसे तोड़ा। अब मैंने बोला आपकी जो ओपनिंग थी, आपकी जो ओपनिंग इक्विटी थी वो 33 लाख रुपए थी। आपने हाफ ईयर का जो प्रॉफिट कमाया वो 3,60,000 रुपये था। फिर आपने 2 लाख रुपए बांध दिया, फिर 3,60,000 रुपये और कमाया, तो आपकी क्लोजिंग इक्विटी आ गई 38,20,000। अब मैं क्या चाह रहा हूँ, एज ऑन बैलेंस शीट डेट मैं एंट्री डालना चाह रहा हूँ नेट एसेट्स अकाउंट डेबिट टू इक्विटी। आपकी ये जो 38,20,000 हुए अब वो मेरे हुए, तो मैंने एंट्री डालनी है नेट एसेट्स अकाउंट डेबिट टू इक्विटी, ये मेरे आज से मेरे हुए। ठीक है, तो ये एंट्रीज का इफेक्ट तो हमारा ऑलरेडी आपने दे रखा है। ठीक है, लेकिन अब हमने कुछ कंसोलिडेशन की एडजस्टमेंट देखी। कंसोलिडेशन में हमें हर चीज़ को फेयर वैल्यू करना होता है। तो प्लांट एंड मशीनरी की हमें जो बुक वैल्यू आ रही है यहाँ पे 13,50,000। ठीक है, हमें एक्विजिशन डेट की इसकी फेयर वैल्यू निकालनी है। एक्विजिशन डेट पे इसकी जो फेयर वैल्यू थी वो जो थी वो 20 लाख रुपए थी। तो 13,50,000 इज आफ्टर डेप्रिसिएशन। तो बिफोर डेप्रिसिएशन कितना हुआ, 15 लाख रुपए। ठीक है, 15 लाख रुपए पे हाफ ईयर का डेप्रिसिएशन चार्ज करते हो तो आप बनता 14,75,000 रुपये, 14,25,000 रुपये। ठीक है, 14,25,000 को आप कंपेयर करते हो जब फेयर वैल्यू के साथ, तो आपको पता चलता है आपने गेन कमाया है 5,75,000 का। ठीक है, इसी तरीके से हमें दे रखा है नीचे कि हमें 10 लाख का लैंड एंड बिल्डिंग में फेयर वैल्यू गेन है, इन्वेंट्री में 1.5 लाख का है, और ट्रेड पेबल में हमें लॉस है। तो हमें नेट में हमें कितना नेट में हमें जो फायदा हुआ, नेट में अगर आप देखो तो नेट में अगर आप देख पा रहे हो तो 16,25,000 का हमें फायदा हुआ।
तो 16,25,000 का हमने एंट्री डाली नेट एसेट्स अकाउंट डेबिट टू इक्विटी। तो अब देखो हमारी यहाँ तक की बैलेंस शीट हमारी कंसोलिडेशन में यूज होनी है। तो अब देखो टोटल बैलेंस कितना आ गया इक्विटी का, यहाँ पे हमारे पास जो बैलेंस आ गया इक्विटी का वो आ गया 16,25,000 प्लस नेट एसेट्स अकाउंट डेबिट टू इक्विटी और प्लस ये, तो टोटल इक्विटी का बैलेंस आ गया 52,85,000। अब हमने कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या एंट्री डाली, देखो हमने पहले तो ये 16,25,000 की एंट्री डाली। क्या डाली, हमने सारे जो एसेट्स थे वो बढ़ा दिए, 16,25,000 के जो एसेट्स थे वो हमने सारे ही बढ़ा दिए। 16,25,000 के हमने लैंड एंड बिल्डिंग 10 लाख से, P&M 5,75,000 से, इन्वेंट्री 1.5 लाख से, ट्रेड पेबल 1 लाख से बढ़ा दिया और नेट इफेक्ट इसका हमने इक्विटी में दे दिया 16,25,000 रुपये, राइट है ना। ये हमारी पहली एडजस्टमेंट हुई, ये हमने डाली। फिर हमने बोला इक्विटी अकाउंट डेबिट, हमने अब इस इक्विटी को खत्म कर दिया, इक्विटी को खत्म किया, इन्वेस्टमेंट को खत्म किया और कैपिटल रिजर्व बुक किया, ठीक है। इक्विटी को खत्म किया, इन्वेस्टमेंट्स को खत्म किया और कैपिटल रिजर्व बुक किया। इन्वेस्टमेंट्स हमारा पूरा आ गया, इन्वेस्टमेंट्स हमारा ये आ गया, ठीक है। इक्विटी हमारी उतनी ही आई, इक्विटी हमारी सिर्फ इतनी आई, मतलब हाफ ईयर का प्रॉफिट, ओपनिंग इक्विटी और जो फेयर वैल्यू का गेन हुआ। तो देखो अब मैंने क्या किया, अगर आप समझ पा रहे हो तो हमने कितनी इक्विटी खत्म करी, ओपनिंग की इक्विटी जो आ रही थी, ओपनिंग का जो रिजर्व एंड सरप्लस था वो 3 लाख रुपए था, 3,60,000 हमने इस बार कमाया। तो टोटल कितना खत्म किया हमने, 6,60,000 रुपए। अगर आप देखो इसमें सिर्फ 6,60,000 है, क्योंकि 25,000 तो वो वाली एडजस्टमेंट है प्लांट एंड मशीनरी वाली, ठीक है। तो ये अगर आप हटा दो तो 6,60,000 की एडजस्टमेंट है। और ये कौन सी एडजस्टमेंट है, अगर आपको पता हो, 3 लाख हमारा ओपनिंग का बैलेंस था, 3,60,000 हमारा प्रॉफिट था। तो हमारी बेसिकली टोटल एडजस्टमेंट कितनी हुई, 6,60,000 की, अगर आप देख पा रहे हो 6,60,000 की। और इसमें हमने 25,000 की पोस्ट एक्विजिशन एडजस्टमेंट है जो कि हमने यहाँ पे देखी, ये वाली एडजस्टमेंट, जो कि 25,000 का हमें एडिशनल डेप्रिसिएशन बुक करना था, ठीक है। फिर ये एंट्रीज हमारी ऑलरेडी हो रखी है, तो हमने इसका कुछ भी नहीं करना, इसकी ये एंट्रीज ऑलरेडी हो रखी है एज ऑन 31 मार्च, तो हमें इसका कुछ भी नहीं करना। इन CFS देयर वुड बी नो एंट्री, तो ये हमारी ऑलरेडी डल चुकी है, तो हमें इसका कोई भी इफेक्ट नहीं देना। इन माई CFS इन एंट्रीज का कोई भी इफेक्ट नहीं आना, ठीक है, राइट। तो नेट इक्विटी टू बैंक और नेट एसेट्स टू इक्विटी ये भी खत्म हो गया मेरा, ठीक है। अब बात आती है जो प्लांट एंड मशीनरी पे एडिशनल डेप्रिसिएशन है, ये मेरा यहाँ पे नहीं डला हुआ, मुझे डालना है। तो मैंने क्या किया, P&L को डेबिट किया और अपने प्लांट एंड मशीनरी को खत्म कर दिया। तो कंसोलिडेटेड इक्विटी अकाउंट डेबिट टू प्लांट एंड मशीनरी, ये बेसिकली मेरी जर्नल एंट्रीज डली। तो अगर मैं सिंपल बोलूँ, हमें कैसे ट्रांजेक्शन को डिवाइड करना है, ओपनिंग, प्रॉफिट फॉर दी हाफ ईयर या प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ एक्विजिशन, फिर जो फर्दर एडजस्टमेंट हुई प्रॉफिट आफ्टर एक्विजिशन, और फिर मेरा ये मतलब फिर जो प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ एक्विजिशन है नेट एसेट्स, इसमें मुझे फेयर वैल्यू की एडजस्टमेंट करनी है, उसकी एंट्री होगी नेट एसेट्स टू इक्विटी। फिर टोटल इक्विटी आ गई, उसे मुझे डेबिट करना है टू इन्वेस्टमेंट्स टू गुडविल ऑब्लिक कैपिटल रिजर्व, बेसिकली ये जर्नल एंट्री होगी। मतलब मैं सिंपल बोलूँ तो सबसे पहले तो आपको नेट एसेट्स की एडजस्टमेंट करनी है, फिर आपको इक्विटी टू इन्वेस्टमेंट्स टू कैपिटल रिजर्व, ये जर्नल एंट्री होगी। फिर आपकी बैलेंस शीट हो जाएगी रेडी। बस आपको इसमें कौन सी एडजस्टमेंट करनी है, अगर कोई पोस्ट एक्विजिशन की वजह से कोई आपका डेप्रिसिएशन चार्ज होना है या फिर कुछ और चार्ज होना है, तो वो एडजस्टमेंट आपको करनी है। तो ये आपको होप दिस इलस्ट्रेशन आपको समझ आ गई है। सो थैंक्स अ लॉट। अपन देखते हैं, मतलब बताना आप मुझे कमेंट सेक्शन में कि आपको समझ आया है या नहीं समझ आया। सो थैंक्स अ लॉट, ओके बाय बाय। ये हमारी वैसे इलस्ट्रेशन नंबर थी, क्वेश्चन नंबर 4th ऑफ दी स्टडी मटेरियल, क्वेश्चन नंबर 4th ऑफ आर कंसोलिडेशन का ये वाला क्वेश्चन था। ये मैं बता देता हूँ आपको। अभी अपन कल क्वेश्चन नंबर 5 भी इसी मेथड में करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 4th हमारे ये आज हमने सॉल्व किया है, क्वेश्चन नंबर 4th पूरा हमने कर लिया है। कल हम इसमें बस थोड़ा सा एडजस्टमेंट डालेंगे, दैट इज रिलेटेड टू माई NCI। हम बस हमेशा करना है, हमें उसके नेट एसेट्स को अपना बनाना है, तो बस उसकी जर्नल एंट्री डालनी है। So guys, hope you have understood this question. So thanks a lot. Okay, bye bye. See you tomorrow again at the same time, at the same venue, and at the same place. So okay, bye bye.